Okay, friends, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing dimensional formula and dimensional analysis. So, three applications so far we had discussed. Number one, to derive the relation between the two different unit system, that is MKS and CGS, for the given quantity. Number two, we also had to check the validity of the different equation, dimensional validity of the different equations. And number three, we are able to derive some equation related with the any physical quantity to the other quantities. And at the last lecture, we had discussed the limitation of the dimensional formula. And in that limitation, we also had come to know that we are not able to derive the trigonometric function, logarithmic function, and exponential function. We have also seen that the angle of a trigonometric function term in the logarithmic function and the power of exponential functions are always dimensionless. And correspondent to that, I had given some questions regarding on that. So friends, is there any doubts in that questions which I had provided to you? Sir, Yeah, please. सर माइनस अल्फा और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा? Minus alpha is that means -1 into alpha. Minus alpha means -1 into alpha. अब -1 का क्या होता है? वो तो डायमेंशन लेस है. हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ अल्फा का ही कंसीडर करेंगे, है ना? Is that understood? Is it understood? Yes. चलो बताओ, अभी एक आध प्रॉब्लम था शायद से. सर फोर्थ नंबर में प्रॉब्लम है. हाँ, तो आंसर नहीं आ रहा है. हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछने में थोड़ा दिक्कत था. तो मुझे क्वेश्चन बता दो ना एक बार, क्या था क्वेश्चन? The displacement of an oscillating particle is given by y is equal to a sin bracket dx plus ct plus d. A sin, wait a minute, A sin then? y is equal to a sin dx plus ct plus d. वो ब्रैकेट के अंदर है. Okay, good. और द डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है ए बी सी और डी का. अच्छा, तो आपको यहाँ पे ए बी सी एंड डी का डायमेंशनल पूछा हुआ है, राइट? हाँ सर. मेरी बात ध्यान से सुनना. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे अलग अलग आंसर आएगा, सभी क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग आएगा. तो एज यू नो, अच्छा, आर यू एबल टू हियर मी एवरीबडी? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes sir. यस सर. ओके फाइन. देखो, पहली बात यह है कि यहाँ पे जो एंगल है, साइन फंक्शन का जो एंगल होता है वो कैसा होता है? Dimensionless. तो कैन आई से bx plus ct plus d, all of them is having a dimensional formula 0 0 0. Is that clear? तो इसका ऐसा हुआ कि इन सब का एडिशन का डायमेंशनल फॉर्मूला 0 0 0 है. मुझे ये बताओ कि x plus y plus z is equals to सपोज के w है, तो x y z एंड w ये चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 में सेम होना चाहिए. सेम होना चाहिए. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये bx का, ct का एंड d का, ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम. और कितना यहाँ पे कितना होना चाहिए सबका? m0 l0 t0. हाँ, यहाँ पे bx का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर ct का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड d का डायमेंशनल फॉर्मूला, सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 ही होना चाहिए. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको b का डायमेंशनल फॉर्मूला तो 0 0 0 है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको b का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा?
0 0 0 अपॉन आपको करना पड़ेगा x का। तो अब x का डायमेंशनल फॉर्मूला, x इज इन मीटर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो देना चाहिए कि x जो है वो मीटर में है। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा फ्रेंड्स? x का मीटर में है तो मीटर का L1 होता है, तो M0 L minus 1 T0 m0 L minus 1। ओके, सिमिलरली ये ct का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो 0 0 0 है। तो अगर आपको c का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो वो क्या आएगा फ्रेंड्स? 0 M0 T minus 1 अपॉन t का। अब t का तो t1 होता है तो ऊपर जाएगा, तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका? M0 L0 T minus 1। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब d का तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखते ही पता चलेगा कि भाई d का तो क्या है। d का तो देखते ही पता चल रहा है कि M0 L0 T0 0 L0 T0 ही है। अब मुझे a का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो देखो मेरी बात सुनो, y इज इक्वल्स टू a साइन bx प्लस ct प्लस d। तो दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला साइन bx प्लस ct प्लस d। अब साइन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? M0 L0 T0। 0 हाँ, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y। अब y इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m0 L1 T0 होगा। सो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल द a b c and d। इज दैट क्लियर? तो सबका अलग अलग आंसर आएगा। a b c and d सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल गया। सो ऑप्शन में तो पता नहीं क्या है वो अभी भूल जाओ, बट ये चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे हमको मिल सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अंडरस्टूड? ओके, सर सबके आंसर भेज देना ना एक बार, तो वो देख ले हम। हाँ वो आंसर मैं भेज दूंगा। चलो, वैसे कितने क्वेश्चन थे वहां पे? Six कितने? 6 6 क्वेश्चन थे ना, कोई बात नहीं। चलो मैं आंसर उसका लिख के भेज दूंगा आपको। चलो और सर, हाँ बोलो। सर आप सिर्फ एक बार लास्ट क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर खाली लिख दोगे, मेथड नहीं दोगे फिर भी चलेगा, आंसर खाली सिर्फ लिख दोगे टैली करने के नहीं लिए। मैं कर देता हूँ। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है बता दो। क्वेश्चन क्या है बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि द पोजीशन इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन x ब्रैकेट में t इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट में 1 माइनस e रेज टू at ओके, और फिर v नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा सब दिया है। हाँ ओके, तो फिर v नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड a इज ग्रेटर देन 0। ओके, फिर dimensions of v naught and a respectively are ओके। तो द वेरी फर्स्ट थिंग देखो यहाँ पे जो e पावर 80 है, राइट? तो आई कैन से इन द e पावर 80 जो 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर होता है वो पावर डायमेंशनल लेस होता है। तो e पावर 80 मतलब 80 जो है वो पावर है, तो पावर हमको पता है कि वो डायमेंशनल लेस होता है, m0 L0 T0। तो अगर आपको यहाँ पे a का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? M0 L0 T0 डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको m0 L0 T0 डिवाइड बाय t। But it is in the question it was given that the t is a time. It is mentioned in the question. तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m0 L0 t minus 1। Is that clear? yes sir। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि x is the function of t है, ये x into t नहीं है, ये आपको पता है ना।
आप 10th में लिखते होगे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि एफ जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, मतलब वो टाइम के साथ वेरिएबल वेराई हो रहा है, इसका मतलब ऐसा है। वैसे है तो वो पोजीशन का ही फॉर्मूला, तो पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टी में नहीं लिख रहा हूँ, वो उसका मतलब वो टाइम के साथ वेराई हो रहा है, उसका मतलब ऐसा होता है। ओके, तो फ्रॉम दिस आई कैन से अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। देखो वन कैसा होता है, वन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 0 l0 0 0 0 0 0। ई रेस टू अल्फा टी, ई रेस टू ए टी का भी क्या होता है? 0 0 0 एक्सपोनेंट 0 0। तो मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये जो टर्म है उसका पूरे का 0 0 0 ही होगा, इसका 0 0 0 ही होगा। तो मतलब क्या हुआ कि x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू v नॉट बाई ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो बाकी जो सम है, बाकी जो टर्म है उसका तो 0 0 0 ही होता है। तो अगर आपको v0 का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू a का डायमेंशनल फॉर्मूला करना पड़ेगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो यहाँ पे x तो दिया हुआ है कि पोजीशन है, पोजीशन मतलब वो मीटर में होता है, तो उसका L1 होगा। अब a का हमने अलग से फाइंड किया, देखो ये a का हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, देखो m0 l0 t-1। तो यहाँ पे a का हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है m0 l0 t-1। तो अगर इसको फाइनलाइजली हम सोचते हैं तो इट कम्स आउट टू बी अ m0 l1 t-1। So this is the dimensional formula of a velocity. That is the dimensional formula v naught. So is that clear? क्या ये समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर उधर x के पास उधर ब्रैकेट में t लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, उसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो x है वो t के साथ चेंज हो रहा है, इसका वेरी हो रहा है। x is a function of t, function of t मतलब x is depend on t, x का वैल्यू जो है वो t के साथ वेराई हो रहा है। तो देखो हो ही रहा है ना, x का वैल्यू t के साथ वेराई हो रहा है। वैसे आपके 10th में नहीं आया था f ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ कि f इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ऐसा हुआ। मतलब वो जो t ब्रैकेट में t लिखा हुआ है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उसका खाली मीनिंग इतना ही है कि वो जो x का वैल्यू जो है वो t के साथ वेराई हो रहा है। तो वो तो फॉर्मूला में हमको दिख ही रहा है कि वो t के साथ वेराई हो ही रहा है। मतलब वो इनटू t नहीं है, वो x इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब है तो x ही, बट वो खाली इतना ही इंडिकेट करता है कि वो t के साथ वेराई हो रहा है, इज द फंक्शन ऑफ t, इतना ही इंडिकेट कर रहा है वो, और कुछ नहीं। वो सर हाँ बोलो। मतलब टाइम चेंज होगा तो पोजीशन भी टाइम चेंज होगी ना, मतलब हाँ, position- टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा, ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज देखो उसका जो फॉर्मूला है उसमें अगर टाइम का वैल्यू चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू चेंज होगा ही ना। एक्स का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ वेराई हो ही रहा है, देखो टी अगर चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा, मतलब। सर डाउट। हाँ बोलो। सर 80 है तो आप हमने समझ लिया कि वो a इंटू टाइम है, तो वहां पर ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं ना x इंटू टाइम। नहीं, कैसे समझ सकते हैं ऐसा? देखो एक्स इंटू टाइम नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं वही कब का वही बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि x is the function of t does not equals to x into time. It is not like that. इसका मीनिंग ऐसा है कि जो x जो है is, इसका मीनिंग ऐसा है कि x is a depend on t, इसका मीनिंग ऐसा है, मतलब वो है तो पोजीशन ही, वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, वो उसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ये t जो है वो ऐसा शो कर रहा है कि x टाइम के साथ वेराई हो रहा है, x इज द फंक्शन ऑफ t, x इज डिपेंड ऑन द t। तो सर अभी जब भी कोई भी सम x बाई x फंक्शन t है तो हमको ऐसा नहीं x का समझने ही, का ये टाइम हाँ नहीं है। वो x का ही समझना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं समझना है आपको। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ t एंड कैन बी गिवन बाय at प्लस bt स्क्वायर, सपोज कैसा दिया हुआ है, तो आपको इस t को आपको कंसिडर नहीं करना है, वो खाली उसका फंक्शन शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? आपके 10th में नहीं आया था फंक्शन चैप्टर आया था कि नहीं था 10th में? एफ नहीं था। ऑफ एक्स ऐसा कुछ नहीं आया था आपके? सर नहीं नो सर। सर।
ओके, दैट इज वाई। ओके, तो पुराने सिलेबस में मतलब था ये सब चीज। कोई बात नहीं, वो मैथ्स में अभी आएगा तो आपको पता चल जाएगा, बट अभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या मैथ्स वाले स्टूडेंट, तो अभी आपको ऐसा याद रखना है कि वो इज द फंक्शन ऑफ टी जो होता है और इज द फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो उसको आपको कंसिडर डायमेंशनल फॉर्मूला में उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। ओके, वो मल्टीप्लीकेशन शो नहीं कर रहा है, वो खाली फंक्शन है वैसा शो कर रहा है। ओके ओके, यस सर। यस सर। और बताओ डाउट। चलो, और किसी को पूछना है उसमें से जो कल मैंने दिया था उस क्वेश्चन में से, और आगे के कोई क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका थर्सडे मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं अभी एक नोट्स शेयर कर रहा हूं, जो आपके मैंने जो भेजा हुआ है वही नोट्स है। तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इसके बेस पे, और क्या दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल के अंदर ये जो चैप्टर नंबर 2 का जो नोट्स है वो आ गया है? देखो, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. देखो आपके स्कूल के या बोर्ड के एग्जाम, चाहे सीबीएसई है हो या चाहे गुजरात बोर्ड हो, तो बेसिकली आपको कौन से क्वेश्चन पूछेंगे? तो आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एसक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको एमसीक्यू पूछेंगे, और आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो मेरा जो नोट्स है वो मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि उसमें सब कुछ सब कुछ कवर हो रहा है। देखो, न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के सारे इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिर कंसेप्ट एट ए ग्लांस का मतलब ऐसा हुआ कि वो जो फास्ट ट्रैक रिवीजन टाइप का, मतलब पूरे चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो एक साथ लास्ट में फटाफट वहां पे एज अ समरी दिया हुआ है। और ये सब मतलब हर एक चैप्टर में आपको इस टाइप का मटेरियल मिलेगा। तो अब आपके जो कल का एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होगा? मतलब थर्सडे को जो एग्जाम है उसका सिलेबस आपको पता है कि जो थ्योरी आपको क्या पढ़ना है कल थर्सडे के एग्जाम के लिए। तो थ्योरी क्वेश्चन आपको पढ़ना है 1 to 4, थ्योरी क्वेश्चन 1 to 4। एंड उसके अब लास्ट में जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद पीछे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41 to 41 से लेके 47 तक, तो थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 to 4, एंड देन 41 से लेके 47, तो ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस है। अब न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, पहले इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के, तो उसमें 15, 16 एंड 17 वो आप देखो तो एक बार देखो। 15 में ऐसा लिखा हुआ है, लेटेस्ट कंसीडर द इक्वेशन 1/2 mv square is equals to mgh एंड चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी। तो क्या फ्रेंड्स या ये न्यूमेरिकल आप कर पाओगे? आपको यहाँ पे इस इक्वेशन का डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना है। Yes. तो आपको क्या करना Yes, पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, और उसको कंपेयर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इज इट गिवन टू दी होमवर्क? क्या मैं इसको आपको खुद को करने के लिए दे सकता हूँ? यस सर। सर यस सर। ओके फाइन। सर डाउट है हाँ बोलो। सर, इसमें दोनों साइड m है,
तो दोनों साइड कट कर सकते हैं पहले। ना ऐसा आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का अलग से फाइंड करना है, राइट साइड का अलग से फाइंड करना है और कंपेयर करना है, दैट शीट। वो इक्वेशन को क्यों खराब कर रहे हो, उन लोगों ने दिया है उसको। सर वो आपने वो नोट्स दिए थे ना और वो एक्स्ट्रा सम्स दिए थे ना, उसमें वो हाँ। कवर हो गया है ये वाला। हाँ ये हो गया, सही बात है। ओके, फिर उसके बाद ये 16th क्वेश्चन देखो, तो शायद ये भी शायद कवर हो गया है। तो 16 Yes. के डायमेंशनली आपको उसको वैलिड है कि नहीं वो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो काइनेटिक एनर्जी ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड का सभी में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट आपको राइट साइड के हर एक के राइट साइड के फाइंड करना है। और वैसे जो लास्ट वन है ना उसमें तो तीन टर्म है, देखो तो लास्ट में तो तीन चीज है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेपरेटली फाइंड इंडिविजुअल। सेपरेटली फाइंड Separate करना individual. पड़ेगा, और उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो कैन यस सर। इट बी गिवन टू द होमवर्क आल्सो? क्या इसको भी मैं होमवर्क में दे सकता हूँ? यस सर। 16 is also given to the homework, am I right? Is it okay? यस सर। Okay, 17th क्वेश्चन एक बार देख लो। तो 17 भी एक्चुअली करवा दिया है, देखो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज ऑल्सो डन जो। हाँ सर, थर्ड एप्लीकेशन में हाँ। हो हाँ गया ये है। थर्ड एप्लीकेशन का ही है कि पेंडुलम का जो पीरियोडिक टाइम होता है वो लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास के ऊपर डिपेंडेंट है। लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट वो क्वेश्चन में आपको देंगे कि टेक द कांस्टेंट टेक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2 पाई। कांस्टेंट का वैल्यू 2 पाई लेना है, तो फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा हमको 2 पाई रूट एल बाई जी मिलेगा। तो ये आप खुद कर सकते हो या मैंने करवाया है। ओके, यस सर। सारे इलस्ट्रेशंस थे। अब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस है, तो उसमें से एक आध दो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर पाएंगे। सर हाँ बोलो। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब उसके पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, वही ना? कहाँ पे आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सर क्वेश्चन में है, ये नोट्स में ही एक है। हाँ, तो इसके बारे में 42 क्वेश्चन के बारे में बता रहे हो आप क्या? हाँ, नोट्स में ही पढ़ा था मैंने। हाँ, तो ये वही हुआ ना, पावर को कंपेयर निकालने की बात नहीं है। उसका मतलब ऐसा हो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जितने भी टर्म्स होते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हाँ ये रहा, देखो। To check the dimensional consistency of the given equation, all the terms, both the side of equation should have a same dimensional formula, and this is known as a principle of the homogeneity. Is that clear? ये रहा, ये लिखा ही है ना कि अगर कोई इक्वेशन का डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना है तो उसके अंदर जितने भी टर्म है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए, एंड दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इज दैट क्लियर? ओके सर। उसी को ऐसा बोलते हैं। ओके, यस सर। सर एक और डाउट है हाँ बोलो। सर। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन में हम ये लिख सकते हैं कि वो हमें रिजल्ट नहीं दे पाती कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। हाँ कह सकते हैं, सही बात है, सही बात है। आपका पॉइंट एकदम लाजमी है कि डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हमको वेक्टर स्केलर का कुछ पता नहीं चलता है। तो वैसे हम ऐसा कह तो सकते हैं, बट कहीं पे वो जो ये जो सारे बुक्स है उसमें वो चीज मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आप बता सकते हो। सही बात है आपका, वो वेक्टर स्केलर का उसमें से पता नहीं चलता हमको। सही बात। बट आप अगर वो एडिशनल लिखते हो तो लिख सकते हो, बट अगर आपको एग्जाम में पूछते तो ये जो 4 लिमिटेशन है वो तो आपको लिखना ही है। उसके अलावा अगर आप ये लिखता है तो अच्छा है। ओके, ओके सर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। चलो, आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। देखो क्या लिखा हुआ है कि अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच इज, देखो एक ऐसा लिखा हुआ है कि
with the many printing error contains 4 different formula of the displacement y of a particle undergoing a certain book periodic motion. बहुत बेकार लिखा हुआ। क्या कह रहे हैं पता चला आपको? एक बुक है जिसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसके अंदर एक पीरियोडिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट के 4 फॉर्मूला दिए हुए हैं। बहुत बेकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है नोट आपके ये टेक्स्ट बुक में। बट इसका मीनिंग, क्वेश्चन पूछने का मीनिंग ऐसा है कि एक बुक है जिसमें बहुत सारे प्रिंटिंग एरर है, तो उसके अंदर पीरियोडिक मोशन जो ऑब्जेक्ट करता है उसका डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला लिखे हुए हैं, बट ऑब्वियसली वो बुक एरनियस है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, हमको वैलिडिटी चेक करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन उसमें दिए हुए हैं, जो इक्वेशन वहां पे दिए हुए हैं, क्या वो डायमेंशनली वैलिड है या नहीं है, वो हमको चेक करना है। ऐसा क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ पे सारे इक्वेशन का डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में एक और चीज बताना भूल गए हैं कि टी जो है स्मॉल टी, वो टाइम मेंशन कर रहा है। देखो, अगर ये सारे इक्वेशन डायमेंशनल वैलिड है, अगर सपोज कि वो डायमेंशनल वैलिड है, तो उसका जो एंगल है, एंगल साइन फंक्शन का एंगल जो है वो कैसा होना चाहिए? कोई भी साइन या कोसाइन फंक्शन का एंगल कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस। हाँ, तो वो एज अ रूल डायमेंशनल लेस होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 को देख लो, तो इक्वेशन नंबर 1 का जो एंगल है वो 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल ही है। अब ये स्मॉल टी भी टाइम इंटरवल है एंड कैपिटल टी भी पीरियोडिक टाइम है, मतलब स्मॉल टी एंड कैपिटल टी बोथ आर इंडिकेटिंग अ टाइम, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो क्या वो डायमेंशनल लेस होगा ये एंगल? क्या डायमेंशनल लेस होगा? हाँ कि ना? नो सर। नहीं होगा? नो सर। यस सर। डायमेंशनली sir. लेस ही है ना, यस सर। न्यूमरेटर में भी टी है, डिनोमिनेटर में Yes, भी टी sir. है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा उसका? 0 0 0। तो वो जो Zero. एंगल है वो डायमेंशनल लेस है। मतलब ऐसा हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है। और एक चीज, ये तो एंगल तो डायमेंशनल लेस है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एंड वाई का सेम होना चाहिए। अब ए जो है ना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एंड वाई जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ए एंड वाई दोनों डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये दोनों हिसाब से एंगल भी वैलिड है एंड इक्वेशन भी वैलिड है। मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन वो डेफिनेटली डायमेंशनल वैलिड है, बट सेकंड इक्वेशन का एंगल देखो, सेकंड इक्वेशन का एंगल क्या है देखो। तो फर्स्ट तो वैलिड हो गया, अब सेकंड इक्वेशन का जो एंगल है वो vt है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v जो है वो स्पीड है एंड t टाइम है। चलो मुझे ये बता दो कि स्पीड का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? L1 T L1 T minus minus 1. m0 l1 t minus 1 एंड टाइम का क्या होता है? T1 t1। तो फाइनली इसका क्या होगा? L1 मतलब क्या हुआ? L1 इज नॉट dimensionless. तो इसका मतलब ऐसा हुआ, कि ये जो दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सही है? No sir, नहीं है, सही है या गलत है? गलत। गलत है। प्रिंट इसमें एरनियस है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो एरनियस है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो डायमेंशनल वैलिड नहीं है, एरनियस है। चलो तीसरा वाला देखते हैं। तो उसका एंगल कौन सा है देखो तो, T by अब टी का तो क्या होता है? t1 होता है। time. यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है ना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ए का, तो ए जो है वो आफ्टर ऑल तो डिस्प्लेसमेंट ही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब है तो डिस्प्लेसमेंट ही, तो क्या होगा इसका? L1। तो फाइनली इसका क्या होगा? T1 minus -1 L1 minus T1. तो ये डायमेंशनल लेस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या सही है क्या गलत है? गलत। है। मतलब एंगल तो वैसे हमको पता है कि एज ए रूल एंगल तो क्या होना चाहिए? डायमेंशनल लेस ही होना चाहिए, तो ये डायमेंशनल लेस नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये इक्वेशन भी गलत है। जो थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। चलो जो फोर्थ वन है उसमें 2 एंगल है, तो आप ध्यान से देख के मुझे बताओ कि यार दोनों एंगल जो है वो डायमेंशनल लेस है कि नहीं है? देख लो, देख के बता दो। है
ऊपर भी टी नीचे भी टी, Yes, sir. तो वो दोनों डायमेंशनल ऐसी है। और दूसरी बात, अब यहाँ दूसरी बात ये जो y का एंड a का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही है, y डिस्प्लेसमेंट a b डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि हर एक हिसाब से ये जो फोर्थ फॉर्मूला है वो डायमेंशनली वैलिड है, बिकॉज वहां पे सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन वैलिड है, कौन कौन से नहीं है? 1 and 4 are valid. 1 and 4 second are and third. valid, while 2 and 3 are erroneous. तो देख लेते हैं आंसर ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सेकंड जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, थर्ड भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बट जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन था वो आप सॉल्व कर पाओगे जो भी अभी तक जो हमने किया उसके बेस पे। तो एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन था जो हम अभी तक मैंने जो करवाया उसके बेस पे आप सॉल्व कर पाओ। ओके, तो आपका जो अभी जो आपको रीड करना है जो एग्जाम के लिए, वो न्यूमेरिकल्स के अंदर इलस्ट्रेशंस जो है वो 15, 16 एंड 17 है, एंड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो खाली 14 है। बट आपके जो मैं एग्जाम लूंगा उसमें वो ये क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब एज इट इज फॉर्म में नहीं आएंगे। आपको बहुत ही ट्विस्ट करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एग्जाम में बहुत ही माइंड को मतलब थोड़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, मेथडोलॉजी विल बी द सेम, मेथड जो होगी वो सेम ही होगा, बट क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट उसका जो बेस रहेगा तो ये बेस इन सब क्वेश्चन में है। थ्योरी क्वेश्चन 1 to 4, 41 to 47 एंड न्यूमेरिकल दिस मंथ, दीज आर द न्यूमेरिकल। तो इसके अंदर से आपको बेस मिल जाएगा, बट क्वेश्चन सेम आए ऐसा नहीं है। मैं सर हाँ बोलो। सर एक बार 14th वाला आप एक बार वापस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मेरा छूट गया था इसमें। तो 14 में क्या करना है आपको, हर एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। देखो सही जो सब जगह चार इक्वेशन में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब मुझे ये बताओ कि एज ए रूल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है वो कैसा होना चाहिए? डायमेंशनल लेस होना चाहिए। बस खत्म बात। तो जिन क्वेश्चन में वो डायमेंशनल लेस होगा वो वैलिड होगे, और जहां पे वो एंगल डायमेंशनल लेस नहीं होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। दैट्स इट। ओके सर। ओके, इज इट अंडरस्टूड? यस सर, अभी हो जाएगा। अब कुछ एमसीक्यूज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। आप सोच के मुझे बताओ कि क्या वो सारे एमसीक्यूज आप कर पाओगे या नहीं। चलो लुक एट दिस एमसीक्यू फ्रॉम द 14th। हाँ, ये 14th एमसीक्यू से मतलब स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करके 25 तक सारे एमसीक्यू आपको करने हैं। ये जो एमसीक्यू मैंने दिए हुए है फ्रॉम द 14th क्वेश्चन टू 25, यहाँ पे आपको 23 नहीं करना है, खाली 23 को अब नहीं करना है अभी। चलो 14 से लेके 14 क्वेश्चन आप मुझे फटाफट बताओ, ये कर पाओगे आप? F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आज को दिया हुआ है, आपको जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। Yes. इज इट क्लियर? Yes. चलो 15 क्वेश्चन, आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है, E इज इक्वल टू HF। क्या हुआ? Yes, sir. Fine. बच्चा क्यों हंस रहा है, क्या हुआ? अच्छा, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है, E इज इक्वल टू HF। E इज इक्वल टू F, और आपको H प्लैंक कांस्टेंट का फाइंड करना है। कैन इट बी गिवन टू द होमवर्क? क्या इसको मैं दे सकता हूँ? Yes, sir. Yes, E इज द sir. एनर्जी, E जो है वो एनर्जी है, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, तो H का मिल जाएगा। Yes. Yes, sir. ये बताओ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लाइट ईयर क्या होता है? L1 लाइट ईयर वो ईयर नहीं है भैया, Distance. ईयर इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो लाइट ईयर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L1. L1 होगा। इट इज नॉट द ईयर, इट इज नॉट द टाइम, इट इज अ लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस,
उसका L बनाएगा. इज दैट क्लियर? चलो Yes. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ सॉलिड एंगल आपको. M0 L0 T0. M0 L0 T0. अब एक और चीज 18th क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि P इज इक्वल टू P0 एक्सपोनेंशियल ऑफ EXP ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि एक्सपोनेंशियल ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो E का पावर शो कर रहा है. कहीं पे EXP लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो एक्सपायर्ड हो गया. इट इज नॉट शोइंग द एक्सपायर्ड, इट इज शोइंग E पावर X. एक्सपोनेंशियल का मतलब वो E का पावर शो कर रहा है. वो EXP is not expired, it is indicating a exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब E का पावर. तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर का मतलब क्या सोचना है आपको? E का जो पावर है वो माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, पावर में माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा सोचना है आपको. अब क्वेश्चन ऐसा है कि P जो है वो प्रेशर है, तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा फाइंड करना, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि E का जो पावर है वो माइनस अल्फा टी स्क्वायर है. अब मुझे ये पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस. वो एज ए बाय रूल उसको आपको पता है कि वो डायमेंशन लेस लेना है, वो बाय रूल है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Answer is equal to M0 L0 T minus 2. M0 L0 T0. हाँ, तो 1/t² सोचना पड़ेगा आपको. तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ. M0 L0 T का क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी फ्रेंड्स? यस सर. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. Yes. देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्या आप वो कर पाओगे? देखो तो एक बार सोच के बताओ. क्वेश्चन नंबर 17 18 तो देखा, 19 क्वेश्चन देखो, क्या वो कर पाओगे? यस सर. Yes. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं. अंडरस्टूड? क्या कर सकते हो क्वेश्चन? Yes. यस. फोर्स के टर्म्स में आपको मास को लाना है. तो डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है. मास इज इक्वल्स टू के एनर्जी पावर ए, मोमेंटम पावर बी एंड फोर्स पावर सी. और उसके बाद आपको एबीसी फाइंड करना है. और इस टाइप के क्वेश्चन में कांस्टेंट को क्या लेना है बाय डिफॉल्ट? 1. आपको 1 लेके सॉल्व करना है. कांस्टेंट को बाय डिफॉल्ट 1 लेके सॉल्व करना है. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 20 में अभी करा रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20 इज अ रियली गुड क्वेश्चन, उसको मैं अभी करा रहा हूँ. बट उसके पहले 21st क्वेश्चन को देख लो, क्या वो आप कर पाओगे? देखो तो एक बार फिर से. आपको यहाँ पे अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है. दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ अ ग्रेविटी वेव का स्पीड जो है वो लैम्डा का अल्फा पावर, रो का बीटा पावर एंड जी का गामा पावर. वेल लैम्डा इज द वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? वेवलेंथ का मीटर. हाँ मीटर. मीटर. तो लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको L1 लेना है. रो इज अ गिवन डेंसिटी एंड जी इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब वो सब कुछ आपको पता है. तो आपको अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यूज फाइंड करना है. क्या ये फाइंड कर सकते हो आप? दैट इज वंस अगेन द थर्ड. Yes sir. Yes, sir. तो कैसे करना होगा ये क्वेश्चन में आपको? कि आपको ऐसा करना होगा कि v प्रपोज्ड वेलोसिटी स्पीड proportional to lambda alpha density beta and g gamma. अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज फाइंड करके आपको ऑप्शंस के साथ क्रॉस चेक करना है. ऑप्शन थोड़े अलग हिसाब से दिए हुए हैं. देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू बीटा एटसेट्रा. तो कोई बात नहीं, आप देख लो अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यूज क्या है और उसके ऊपर से पता कर लो कि क्या हो रहा है. इज दैट क्लियर? Yes sir. यस सर. इज इट अंडरस्टूड? यस सर. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्या वो हम दे सकते हैं उसको होमवर्क में?
दिया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट कैन बी गिवन बाय 2aq, यस सर। कैन बी गिवन बाय 2aq। जो 2a है वो डिस्टेंस है एंड q इज अ चार्ज। तो 2a डिस्टेंस है, q चार्ज है, तो डिस्टेंस एंड चार्ज का तो आपको पता ही है, तो डाइपोल मोमेंट का मिल जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखते हो आप, तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। y इज इक्वल्स टू a sin kx cos ओमेगा t। पता है आपको, ये लास्ट में हमने करवाया था। यस यस सर। सर। Yes. सर तो ये यहाँ पे असाइनमेंट में है, असाइनमेंट में है। हाँ अलग चीज ऐसा है कि a बाई k का फाइंड करना है आपको। तो मैंने आपको a का सिखाया था और k का भी सिखाया था, और वैसे मैंने आपको ओमेगा का भी सिखाया था। तो आपको क्या करना है, a बाई k का फाइंड करना है। तो a का जो है उसको डिवाइड कर दो k से, तो आपको a बाई k का मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और क्या कि 25th क्वेश्चन मैंने करवाया था, देखो तो एक बार, उसमें भी ऐसा ही है। मैंने आपको ए एंड डी का, यस सर। यहाँ पे ए बाई बी का फाइंड करना है। क्या ये 25th टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप कर पाए होंगे, बट उसमें आपको एक 23rd क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है अभी। 23rd क्वेश्चन को आपको अभी नहीं करना है, और 20th क्वेश्चन नंबर 20th में अभी करवा रहा हूँ आपको। सर हाँ बोलो। सर वो जो 24th क्वेश्चन है वो इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है ना? हाँ, वो डायमेंशनल वैलिड ही है। ओके। वहां पे वैलिडिटी चेक करना की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में वो वैलिड ही है ऐसा सोच के आपको आगे बढ़ना है। ओके, ओके सर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में करवा रहा हूं, बट उसके पहले मुझे कुछ मेरे क्वेश्चन है उसका आंसर दो। सपोज आपको ऐसा पूछा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, हाँ आ गया, चलो ओके। तो मुझे ये बताओ कि अगर कहीं पे आपको ऐसा पूछा हुआ है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर कहीं पे आपको ऐसा पूछा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो फ्रेंड्स मेरे घर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है, तो मेरा जो वीडियो है वो आपको क्लियरली नहीं अभी आएगा, बट आपके मोबाइल में जो स्क्रीन है वो तो आप देख रहे हो ना? यस सर। ओके, तो ऐसा पूछा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कोई मुझे बताएगा इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इसमें m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाई l3। वेरी गुड। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि आपको एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो एनर्जी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, m1 l2 t-2। पर वॉल्यूम का मतलब पर एल क्यूब। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा m1 m1 l minus 1 minus t 1 minus t 2। minus 2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन is radiant energy per unit volume per unit area per unit time।
then find dimensional formula of intensity of radiation. ऐसा क्वेश्चन है. So intensity of a radiation is the radiant energy per unit area per unit time. Then we want to find the dimensional formula of the intensity of radiation. तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे बोलो, कोई बताएगा मुझे क्या करना होगा? सर बोलो. हाँ सर, रेडियंट दे रखा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नहीं 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 नहीं, ये रेडियंट एनर्जी मतलब रेडिएशन का एनर्जी, वो रेडियन अलग है. रेडियन इज नॉट इक्वल्स टू रेडियंट एनर्जी. ओके. हाँ, तो इसमें क्या सर करना पड़ेगा? एनर्जी का तो 1 to 2 ही होगा ना. यहाँ पे हमको पूछा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, राइट? बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है क्या, तो वो दिया हुआ है कि वो जो है ना वो रेडियंट एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम. हाँ, अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम. जहाँ पे यूनिट लिखा होता है वो सब जहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है वो सब डिनोमिनेटर में जाएगा. तो रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अब रेडियंट एनर्जी का तो पता है हमको, क्या होता है रेडियंट एनर्जी का? 1 to 2. 1 2 minus 2 तो एरिया L square L स्क्वायर एंड टाइम into D1 T1. तो फाइनली इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आएगा M1 T minus 1. T minus 3. L0 T minus T 3. minus 3. समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes sir. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 को अभी हम सॉल्व कर पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 20 अब मैं सॉल्व करवाने वाला हूं. तो अभी आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन आपके मोबाइल में आ गया है, देखो तो. Yes sir. देखो क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग a unit area perpendicular to the x-axis in a unit time is given by n is equals to minus d n2 minus n1 अपॉन x2 minus x1. ये फॉर्मूला दिया हुआ है. बट ये फॉर्मूला में जो लेफ्ट हैंड साइड जो n है वो n क्या है? तो इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. मतलब n is the number of particles, but it is not just a number of particles. It is a number of particles per unit area per unit time. तो वो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है. और वहां पे n1 and n2 क्या है? तो दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. x1 and x2 ऑब्वियसली आर द पोजीशंस. एंड पोजीशन किस में मेजर करते हैं हम? कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होता है वो हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में. तो x1 and x2 दे आर द पोजीशन, तो उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मीटर में हम अज्यूम करेंगे. तो मुझे यहाँ पे d का जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. तो बाकी सब भूल जाओ. सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसमें मुझे d का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. तो मैं क्या सबसे पहले मैं क्या करूंगा? Subject of equation. बाकी सब भूल जाओ. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि d को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना देंगे. तो d को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो माइनस वहां पे चला जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा x2 minus x1 एंड डिनोमिनेटर में रहेगा n2 minus n1. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको d का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको n का फाइंड करना पड़ेगा, x1 x2 का फाइंड करना पड़ेगा एंड n1 n2 का फाइंड करना पड़ेगा.
उसके बाद मुझे डी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो एन का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। वैसे एन है क्या, तो क्वेश्चन में देख के बताओ कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Number of is particles not per just unit a number volume. of particles. It is not just a number of particles. It is the Per number unit volume. of a particle, नहीं, पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। particles per unit area इनटू टाइम। per unit time. अब जो नंबर होता है ना, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो नंबर तो डायमेंशनल लेस है। तो न्यूमरेटर में तो नंबर है, तो नंबर का तो 0, 0, 0 होता है। बट डिनोमिनेटर में तो एरिया भी है, टाइम भी है, तो क्या होगा? L square इनटू T1. L² T1 होगा। तो फाइनली ऐसा मैं कह सकता हूं कि जो n है ना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L-2 T minus 1. -1. तो इसका हो जाएगा T-1। तो T-1 ऊपर जाएगा, T1 ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, चलो अब मुझे ये बताओ कि n1 एंड n2 क्या है? n1 एंड n2 दोनों क्या है? Number of particles. नहीं, फिर से ध्यान से पढ़ो, क्या है? Number of Number of particles per particles unit per volume. हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन है ना ये। तो ये जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। सर तो L⁻⁻3। हाँ, सही बात है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो 0, 0, 0 होता है, और डिनोमिनेटर में L³ है। तो उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो n1 एंड n2 दोनों का क्या होगा? m0 L-3 T0। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। चलो सपोज के x जो है ना, वो उसका है वो 50 मीटर है, एंड y जो है ना वो 20 मीटर है। तो उसका जो आंसर आएगा वो कैसा है, क्या आएगा x माइनस वाई का? मीटर में। L1। तो वो 30 मीटर में ही आएगा ना। तो ये जो z है, तो z का भी आंसर तो आएगा वो मीटर में ही आएगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही y का है, तो उसके जो सब्ट्रैक्शन है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो सब्ट्रैक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही आता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि n1 एंड n2 का दोनों का सेम है, तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही आएगा। तो मुझे ये बता दो कि इसके ऊपर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि n2 माइनस n1 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? चलो बताओ। L-3। तो वो भी L-3 ही आएगा, बिकॉज अभी मैंने बताया ना आपको कि अगर x 50 मीटर है, y का 20 मीटर, तो उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी मीटर में ही आएगा। तो उसका सब्ट्रैक्शन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा जो है। इज दैट क्लियर? और मुझे ये बता दो भैया कि x1 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? देखो x1 एंड x2 दोनों मीटर में ही है, L1। का सब्ट्रैक्शन भी मीटर में ही आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. अब sir. ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला अभी यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। ये जो फॉर्मूला अभी डी का मिला ना मुझे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डी का जो फॉर्मूला मिला, तो वहां पे सारा डायमेंशनल फॉर्मूला मैं अभी प्लेस करता हूँ। तो अगर आपको डी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एन का लिखना पड़ेगा। देखो -1 का क्या होता है? -1 का M0 M0. सर वैसे -1 को ना लिखे तो भी चलेगा ना? हाँ, फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, बट व्हेन यू आर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका जो लीगल फॉर्मूला, तो उसमें तो लिखना पड़ेगा। बट जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला में जाते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर आप जाते हो तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके सर। तो मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी, तो आपको मेरा फेस नहीं दिखता होगा, बट आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, और मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो डी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है, तो इक्वेशन के ऊपर से n का लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का लिखना पड़ेगा, n2 माइनस n1। तो वैसे n का तो हमने फाइंड किया, n का क्या फाइंड किया हमने? m0 L-2 t माइनस x2 माइनस x1 का क्या लिखना चाहिए मुझे?
L L1 एंड N2 माइनस N1 का क्या लिखना चाहिए मुझे? L-3 L माइनस 3। तो मेक इट सिंप्लीफाइड, तो D का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। M तो 0 ही रहेगा। अब L का क्या होगा सोचो? -1 गलत, क्या होगा? 0 माइनस देखो 2। +2 आएगा। देखो L3 जो है ना, L माइनस 3, वो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा वो न्यूमरेटर में, तो L+3 हो जाएगा। तो L+3 एंड L1 तो ऑलरेडी है वहां पे, तो L का 4 पावर हो जाएगा। तो L का पावर 4, वैसे -2 भी है वहां पे, तो L का एक 4 पावर होगा, एक -2 पावर है, तो इफेक्टिवली L का पावर क्या रहेगा अभी? L2। स्क्वायर। समझ में आया कि बाउंसर गया? डिनोमिनेटर में L-3 है, तो अगर उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो L का पावर +3 हो जाएगा। तो +3 है, +1 है, -2 है, तो इफेक्टिवली L का पावर क्या रहेगा? 2 रहेगा। एंड 2, समझ में आ गया है सर, हाँ क्या बोल रहे हो? समझ में आ गया, ऐसा आ बोल रहा गया, हूँ सर। ओके 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 हाँ ओके। तो ये D का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये सारे MCQs थे। अब इसके बेस पे पेपर आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। तो मैंने एक चैप्टर का आधा पोर्शन कंप्लीट कर दिया। मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस का जो हाफ पार्ट है वो कंप्लीट किया। तो अभी किसी को मुझे कुछ पूछना है आपके, बस ये जो पार्ट है उसके बेस पे आपका पूरा एग्जाम रहेगा। एग्जाम के अंदर 1 मार्कर MCQ, पूरा एग्जाम तो MCQ बेस्ड ही रहेगा। उसमें 1 मार्कर MCQ, 2 मार्कर MCQ, 3 मार्कर MCQ, 4 मार्कर भी MCQ आ सकते हैं। आपको 2, 3 एंड 4 मार्कर जो MCQ है उसको मेथड के साथ लिखना है, मेथड भी लिखना है आपको। ओके, मेथड के साथ उसको आपको लिखना है। तो किसी को कुछ पूछना है अभी? अच्छा, थर्सडे का आपको लेक्चर नहीं है, थर्सडे आपको ओनली एग्जाम है 100 मार्क्स का। थर्सडे लेक्चर नहीं है। लेक्चर अब हमारा डायरेक्टली कब आएगा? सैटरडे। अब लेक्चर डायरेक्टली सैटरडे को आएगा। लेक्चर डायरेक्टली सैटरडे को आएगा, थर्सडे कोई सर लेक्चर नहीं है। एग्जाम टाइमिंग बता दो ना। एग्जाम वैसे मैं बताऊंगा तो वही टाइम पे आप देना तो अच्छा है। बाकी मतलब एग्जाम आप थर्सडे को कोई भी टाइम पे दे सकते हो, बट पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स एंड आपका जो टाइम है वो कन्वीनियंट हो, इस हिसाब से पेरेंट के सामने आपको एग्जाम लिखना है। वो पेरेंट्स के टाइम के साथ कन्वीनियंट हो ऐसे आपको एग्जाम लिखना है। सर बोलो सर बोलो बोलो बोलो, अरे सर बोलो। कस्तो बोलो। सर टाइम लिमिट 2 आवर 30 मिनट्स का है ना? हाँ, 2.5 आवर्स। ओके सर परमित बोलो। हाँ, कस्तो बोलो। हाँ, सर मैं कुणाल बोल रहा हूँ सर। मेरे को नोट्स और लास्ट टाइम के वो क्वेश्चंस नहीं मिले सर। कौन बोल रहे हो? कुणाल सर कुणाल कुणाल, हाँ। आपको मुझे अभी मेरा ये लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप में हाई भेज दो ना। हाँ ठीक है सर। सर और ऑडिबल दूसरी नहीं बात है। कुणाल, आप हाँ ये यस जो सर। पुराने जो वीडियोस है उसको एक बार लिख लो, और अगर उसमें कहीं पे अगर प्रॉब्लम है हाँ तो मुझे बता दो, तो मैं का अरेंजमेंट, एक सेशन अरेंज करवा दूंगा। तो आपको एग्जाम देना ही देना है थर्सडे को। ओके, हाँ सर मैं दे दूंगा सर। मैंने वैसे तो देख लिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लूंगा सर। हाँ, मैं नोट्स अभी आपको हाई करके भेजो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको नोट्स। हाँ ओके सर। चलो, एक में अच्छा एक क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको। तो इट इज क्वाइट स्लाइटली डिफिकल्ट। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने के लिए अभी ब्लैंक पेज को अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो क्या आपके मोबाइल में ब्लैंक पेज आ गया? देखो तो। यस सर। यस सर। ओके, so question is like this:
considering gravitational constant G, Planck's constant H, and velocity of light. आपकी आवाज नहीं आ रही. Considering a gravitational constant capital G, Planck constant H, and velocity of light c as a fundamental quantity. Find dimensional formula of a mass. Here you had given that F can be given by formula G m1 m2 upon r square. E is equals to hf, where E is equals to energy, F is a frequency, m1 and m2 are the mass, and r is the distance. ये सारा चीज आपको दिया हुआ है. तो चलो कोई मुझे बताएगा, ये क्वेश्चन अभी खत्म हुआ, तो कोई मुझे बताएगा क्या करना होगा इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कोई बताएगा मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले? सर पहले मास को LHS बनाएंगे. तो मास प्रोपोर्शनल टू G पावर अल्फा H पावर बीटा एंड C पावर गामा. चलो ये समझ में आया आपको? तो मास इज इक्वल टू K G पावर अल्फा H पावर बीटा एंड C पावर गामा. चलो अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे. अच्छा अब डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है. चलो लेफ्ट हैंड साइड का क्या आएगा? M2. M1. M2 क्यों आएगा प्रेरक? सर M1 इंटू M2 है ना. नहीं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो मास है, तो मास का क्या आता है? सर वैसे मास का M1 आता है, पर तो वैसे नहीं, वो M1 ही आएगा, वैसे या ऐसे वो M1 ही आएगा. चलो इसका तो सर M1 इंटू M2 क्यों लिखा है, उसका मतलब क्या है? नहीं, अभी आपको समझ में आएगा. चलो अब यहाँ पे मास का तो लिख दिया, अब यहाँ पे किसका लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट जी. तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है आपको? आपको पता है अभी जी का डायरेक्टली आपको पता है? m1 t-2. तो जी का पता नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि उस अलग से निकालना पड़ेगा. ये जो फॉर्मूला देखा आपने, तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जो है ना, उसमें G को आपको सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाना पड़ेगा और अलग से G का फाइंड करना पड़ेगा. तो G का आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा. इट इज कम्स आउट टू बी m-1 L1 T L3 होगा एंड T-2 ऐसा आएगा. और तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ पता चला आपको? यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैंने एक साथ पूछ दिया. तो जी का आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा. तो जी का जो भी आपको इसमें से मिले उसका पावर अल्फा. अब एच का पता है, तो एच का नहीं पता है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? E इज इक्वल्स टू HF. तो एच का फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि E का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन फ्रीक्वेंसी का. अब आपके पास एनर्जी का भी है, फ्रीक्वेंसी का भी है, तो उसके ऊपर से आपको एच का मिल जाएगा और वो जो मिले उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है. इज दैट क्लियर? तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे होगा. आपको जी का अलग से फाइंड करना पड़ेगा, आपको एच का अलग से फाइंड करना पड़ेगा, और फिर वो जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप. सी का तो पता है आपको, सी का तो मीटर पर सेकंड है. तो क्या समझ में आया ये कैसे सॉल्व करना है? सर एफ फ्रीक्वेंसी दिया होगा ना? हाँ वो सब दिया होगा है. देखो ई एनर्जी दिया है, एफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, m1 एंड m2 मास दिया हुआ है, r डिस्टेंस दिया हुआ है, वो सब चीज आपको दिया होगा. तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? जी का अलग से फाइंड करना पड़ेगा, एच का अलग से फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको कैसे करना है ये? यस सर.
तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी 4 मार्क में मैं पूछ सकता हूँ। आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ, जिसमें आपको ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्लेस करना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? हाँ सर, वो मास्क का। क्या पूछने वाले, बोलो क्या पूछते हो? हाँ सर, मैंने बोला M2 आएगा क्योंकि हमने ये पहले के समय M2 लिया था। कहाँ पे? कभी भी नहीं लिया M2, कहाँ पे लिया हुआ है? हाँ सर, 1 मिनट में बताता हूँ। क्वेश्चन बोलूं मैं? हाँ बोलो क्वेश्चन। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी गिवन बाय F इक्वल्स टू G M1 into M2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ वेयर तो M1। हाँ तो वहाँ पे सर हमने M1 नहीं M2 लिया था। हाँ सर, M2 लिया था हमने, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में होता है तो M हाँ स्क्वायर तो होता है। वो तो मल्टीप्लीकेशन में तो M2 ही लेना पड़ेगा ना। तो सर इधर भी वही है ना क्या, कहाँ मल्टीप्लीकेशन है? वहां पे तो M ही है। सर, वहाँ पे ऐसे ही फॉर्मूला थी। सर इधर आपने लिखा है कि F इज इक्वल टू G M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो सेम ही तो है ना वो वाला फॉर्मूला। अरे क्या समझ रहे हो आप? वो फॉर्मूला किसके लिए मैंने दिया हुआ है? वो तो अलग से जी फाइंड करने के लिए दिया है ना हाँ सर वो वहाँ तो पे। अलग से जी फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या है आपको, वी वांट टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ मास। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, और उसके बाद ऐसा दिया हुआ है कि F इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर एंड E इज इक्वल्स टू HF आपको लेना है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको क्यों दिया हुआ है? सो दैट यू कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H। अब उन दोनों का वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर सके हो, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। वैसे मास का M2 थोड़ी ना होता है, वो तो दोनों मास का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए M2 होगा। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही मास है, तो एक ही मास रहेगा ना। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, Planck constant H and velocity of the light as a fundamental, and from that find the dimensional formula for mass only, mass। अब मुझे इसका मतलब क्या हुआ कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है किसके टर्म्स में? तो मुझे मास का फॉर्मूला फाइंड करना है G, H एंड C के फॉर्म में। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, पहले मास का G, H एंड C के फॉर्म में फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, चलो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको यहाँ पे G का पता नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि आपको G का भी पता नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला, H का भी पता नहीं है। हाँ C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसका तो पता है। तो अब ये G का कैसे मिलेगा, H का कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मैंने ये दो फॉर्मूला दिया हुआ। इज दैट क्लियर? सर एग्जाम में ये फॉर्मूला दूसरी है वो दी होगी ना? हाँ दिया होगा, दिया होगा। मेरा कभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? सर नहीं, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं, आप कहाँ पे कंफ्यूज हो मुझे ये बताओ। मैंने बोला ना वो M2 वाला, वो ही पोर्शन मुझे कंफ्यूज लगता है। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये M क्या है। मास। हाँ तो ये M जो है, क्या मैं उसको M1 इंटू M2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? मुझे ये बताओ। लिख सकते हो। लिख सकते हैं क्या? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू x इंटू h? नहीं, मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं, बाकी नहीं नहीं, लिख क्यों सकते। लिख सकते हैं? क्वेश्चन में क्यों लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं हम? वो m तो m ही रहेगा, और m1 इंटू M2 है तो वो m1 इंटू M2 ही रहेगा। वो मास इज इक्वल टू मास का मल्टीप्लीकेशन होता है। कभी ऐसा होता है कि मास इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास? ऐसा कभी होता है क्या? नो सर। तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको? तो वो मास है, और m1 इंटू M2 वो मास का मल्टीप्लीकेशन है। तो मास का मल्टीप्लीकेशन अगर होता है तो उसका m2 आएगा, और मास का तो मास ही रहेगा ना। ओके सर, गॉट क्यों इट। लिख सकते हैं हम उसको? सर मतलब इधर सिर्फ एक ही मास का मतलब पूछा है ना? हाँ तो एक ही मास है ना, यहाँ पे थोड़ी मास स्क्वायर पूछा हुआ है। अच्छा सर। और ये जो F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला क्यों दिया हुआ है? ये फॉर्मूला जो इसलिए दिया हुआ है कि उसके ऊपर से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, जी। का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकता हूँ। तो वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इसलिए ये दिया हुआ है। वैसे ये जो मास है उसके साथ इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये मास ओके सर, गॉट इट। और ये दोनों मास M1 M2 अलग ही है। ओके, यस सर। क्या बोल रहा हूँ?
दोनों अलग ही चीज है। वो तो फॉर्मूला हमको जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। इज इट अंडरस्टूड नाउ? यस सर। ओके, चलो और बताओ, किसी को कुछ पूछना है अभी? इसका आंसर वो तो करना पड़ेगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। आप घर पे ये ट्राई करना, बहुत डिफिकल्ट, मतलब ये पावर बहुत ही, अल्फा बीटा गामा फाइंड करना बहुत ही मतलब टफ होगा आपके लिए। चलो करना है, देख तो करते हैं। चलो चलो इसको खत्म ही करते हैं अभी। ओके, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे लिखना पड़ेगा m1 l0 t0। अब जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो मुझे पता है, आपको कैसे पता चलेगा? वो इक्वेशन दिया है हाँ, उसमें वो से हम इक्वेशन find दिया है कर ना, उसके वजह से आपको पता चलेगा। मुझे तो डायरेक्टली पता है कि जी का जो होगा वो m-1 होगा, l3 होगा, एंड t का जो होगा वो -2 होगा। तो t का -2 होगा, उसका पावर अल्फा होगा। h का मुझे पता है, आपको कैसा पता चलेगा? h का मुझे तो, इक्वेशन में by हाँ, following equation. हाँ, आपको कैसा पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वो इक्वेशन में हम by फाइंड कर following लेंगे। E इक्वल्स टू एच एफ, जो E इक्वल्स टू एच एफ दिया हुआ है ना, उसकी वजह से आपको H का पता चलेगा। और वो अगर आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा m1 l2 t-1 मिलेगा। और C तो आपको पता ही है, C का क्या होगा बोलो? m1 l2 t-1 l1 t-1 C is the velocity of light, मीटर पर सेकंड, l1 t-1 रेज टू गामा। चलो अब क्या करोगे कि m का पावर जो है वहां पे, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे m का पावर क्या होगा? माइनस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। बस गामा तो नहीं है, 0 इंटू गामा मतलब 0। चलो ये इक्वेशन मिला आपको 1। अब L का पावर 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा plus gamma प्लस गामा। ओके, अब 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? minus 2 माइनस 2 alpha अल्फा minus beta minus gamma. माइनस बीटा माइनस गामा। इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। चलो उसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करोगे बोलो? इक्वेशन 1 अल्फा इक्वल्स टू बीटा। नहीं टू यार, और पहले थ्री को करेंगे तो वो इक्वेशन आएगा, उससे 1 से कंपेयर करेंगे। देखो मेरी बात सुनो। इक्वेशन 1 के अंदर अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। इक्वेशन 1 में अल्फा एंड बीटा है। यस सर। करते हैं इक्वेशन 2 एंड 3 में हम ऐसा कुछ करते हैं कि गामा कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को अगर हम इक्वेट करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, बस हो गया। अब क्या करोगे आप? इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? बीटा इक्वल्स टू 1। हाँ, अल्फा एंड बीटा मिल जाएगा आपको। यस इक्वेशन करो, बीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। अगर बीटा इज इक्वल टू 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? -0 बीटा 1 मिलेगा। इन दोनों को इक्वेट करो, ऐड करो, देखो 1 प्लस 0 1 होगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा 0, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। रॉन्ग, बीटा इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, गलत है। बीटा इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। चलो मैं करवाता हूँ आपको, पूरा चीज खत्म ही करते हैं। देखो इक्वेशन 1/2 आएगा। हाँ, इक्वेशन नंबर 4 समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? आ गया आ गया। तो इक्वेशन 1 एंड 4 अभी देखो। तो 0 प्लस 1 मतलब 1, अल्फा माइनस अल्फा 0, बीटा प्लस बीटा मतलब 2 बीटा। तो बीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1/2 1/2 आएगा। अब हमको ये पता है कि अल्फा जो है वो तो 0 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? -1/2 हाँ, तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो माइनस बीटा मतलब -1/2 आएगा। चलो अब मुझे अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया।
तो अब मुझे गामा फाइंड करना है, तो मैं इक्वेशन 1, 2 या 3 दोनों में से कोई एक इक्वेशन को पकड़ लो। तो इक्वेशन 3 को पकड़ते हैं, तो 0 इज इक्वल टू -2, अल्फा का वैल्यू है -1/2, माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू 1/2 है, माइनस गामा, तो -2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा में अल्फा एंड बीटा का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया। तो 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। 3/2। हाँ, तो गामा इज इक्वल्स टू बी 1/2 ही होगा। तो अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यू मिल गया। तो अभी मास का क्या होगा, मास इज इक्वल्स टू जी पावर अल्फा, अल्फा जो है वो -12 है, एच पावर बीटा, बीटा जो है वो हाफ है, एंड सी पावर गामा, गामा का वैल्यू भी हाफ है। तो इसका एम का जो फॉर्मूला मिलेगा मुझे फाइनली वो ऐसे मिलेगा, CH/G रूट में G⁻⁻1/2 का मतलब डिनोमिनेटर में G⁻1/2 एंड 1/2 पावर का मतलब रूट होता है। तो फाइनली ये फॉर्मूला m इज इक्वल टू रूट में न्यूमरेटर में CH एंड डिनोमिनेटर में √G, तो ऐसा मिलेगा रूट में CH/G। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? Yes, sir. मेरे तक अभी वो क्लियर हो गया आपका सर पूरा, मतलब क्लियर, ये जो क्या वो चीज क्लियर हो गया पूरा? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं अभी यहाँ पे सेशन खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है अभी इसके बारे में? सर ये लेक्चर का वीडियो यूट्यूब पे कितने बजे मिलेगा? वो 3-4 बजे आ जाएगा। ओके। ओके, अभी मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ।